सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी के लिए मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की जो क्लासेस है यहाँ पर मैं लूँगा। इसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट था इसमें मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ठीक है, किसके लिए? ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए था। इसमें लोग बहुत परेशान थे कि सर इसको पढ़े कैसे, क्या है। तो भाई इसको जो है ना, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है ये। और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, ये अभी हम जो है आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे उसको हम क्या करने वाले हैं, देखते जाएंगे। ठीक है। पीएचई का एग्जाम हो गया। जिनका अच्छा गया बहुत अच्छा है, जिनका बहुत बेकार गया आपके पास दो चांस और है। ठीक है। गलती को ध्यान में रख के ये दोनों एग्जाम को बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, देना है। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान देना है। जैसे पीएचई में जो पेपर का पैटर्न था, सेम पेपर का पैटर्न जो होता है फॉलो करेगा पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी। उससे एक पायदान ऊपर रहेगा, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग वाले भी बैठेंगे। लेकिन उससे आप ये सोचोगे कि उससे कम रहे क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है। आपको उससे एक पायदान ऊपर ही जो है इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक पायदान क्वेश्चन जो होता है ऊपर का देखने का मिलेगा इसमें आपको। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है इसकी क्लास जो होता है मैं लूंगा। ठीक है। इसको हम क्या है, सेपरेट चलाने वाले हैं। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, इसमें हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो सिलेबस में है। जैसे सिलेबस का 10वां पार्ट था ये, जिसमें हम क्या देखे थे, इंट्रोडक्शन टू प्लांट मेंटेनेंस, बेसिक मेंटेनेंस, फॉल्ट फाइंडिंग एंड द रिपेयर मेंटेनेंस, कॉस्ट वियर एंड इट्स इफेक्टिव कॉस्ट। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे अभी पीएचई में, और आगे भी यही क्वेश्चन आने को है। ठीक है। तो ये नहीं है कि 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, अब यही वो क्वेश्चन है जो सेलेक्ट करवाते हैं। आपको समझ में आ गया? क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे थर्मल हो गया, मैकेनिकल थर्मल हो गया, एफएम हो गया, मॉस हो गया, ये सब तो सब पढ़ के जाते हैं। मेन जो है ना, यही खेल करते हैं। यही 3 से 4 क्वेश्चन जो इसमें आते हैं ना, यही क्वेश्चन जो होता है आपको खेल करेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की बात। नेक्स्ट चीज देखिए, यहां पे अगर मैं मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये टोटल टोटल थ्योरी है। ये आपको थ्योरी आना चाहिए। समझ में आ गया? पीएचई का जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न रहा है, उससे एक स्टेप ऊपर पेपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, ध्यान रखना। मतलब वन लाइनर जो क्वेश्चंस हम देखते थे उसका पैटर्न अब खत्म हो गया। अब क्या आ गया है कि मल्टीपल आंसर, मल्टीपल ऑप्शन। समझ में आ गया? एक सही के दो सही, दो सही के तीन सही, तीन सही के चार सही। अब इसको करोगे कैसे? जब तक आप सही से नहीं पढ़े रहोगे तो एक को क्वेश्चन इसका नहीं बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना। जब तक आप सही से नहीं पढ़े रहोगे तो ये चीजें नहीं बनेगी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जिनका एग्जाम अच्छा गया है वो लोगों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिनका एग्जाम, देखो कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आएगा तब चेक करेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी एकेडमी वाले ने कुछ ना कुछ डाला है, या अपने खुद के एनालिसिस से आप देखो, उसका पेपर को एनालिसिस करो। ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर प्लस 5 नंबर माइनस होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से रेंज में आ पा रहे हैं। कट ऑफ अभी हम नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब में जिसका कट ऑफ क्या होगा। ठीक है। बट अभी जो है आपका पूरा फोकस रहना चाहिए पीडब्ल्यूडी में और डब्ल्यूआरडी में। ठीक है। पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी में अभी आपका टोटल फोकस रहना चाहिए। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, समझ में आ गया? इसी को हमको अभी पढ़ना है। किसको? मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को। अभी ध्यान से सुनना, ये जो थ्योरी है ना, इसको जानने से पहले ये मेंटेनेंस को पहले जानो कि मेंटेनेंस का मतलब होता क्या चीज है। ठीक है। ये मेंटेनेंस का मतलब होता क्या चीज है, इसको पहले जानते हैं। इसके बाद जो होता है ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब सपोज कंसीडर करो कि आपके पास एक बाइक है। ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। आप बाइक है, इसको प्रॉपर ड्यूरेशन पे इसका क्या करा रहे हो, सर्विसिंग करा रहे हो। ठीक है। प्रॉपर ड्यूरेशन पे इसका सर्विसिंग करा रहे हो।
एकदम सही से सर्विसिंग करा रहे हो, आप देख रहे हो मीटर इतना हो गया, इतना चल गया, ऑयल चेंज करा रहे हो, उसमें बराबर दोनों चक्के में हवा भरा रहे हो, ऑयल ग्रीसिंग लुब्रिकेशन चेन सब बराबर इंटरवल में करा रहे हो। समझ में आ गया? ये जो बराबर इंटरवल में करा रहे हो ना, इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस, और कुछ नहीं, मेंटेनेंस। अब सोचो आपने ये मेंटेनेंस नहीं कराया, आप जैसा पाए तैसा गाड़ी चलाए, खूब चलाए गाड़ी, एक बार आपका गाड़ी क्या हो जाता है, फेल हो जाएगा, मतलब गाड़ी शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन कहने का मतलब गाड़ी आपका बंद हो जाएगा। तो अगर, तो सोचो इसका कॉस्ट कितना होगा। क्लच प्लेट घिस सकता है, ब्रेक शूज घिस सकता है, चेन घिस सकता है, पिस्टन सिलेंडर घिस सकता है लुब्रिकेशन ऑयल खत्म होने के कारण। तो ओवरऑल इंजन जो है आपको अरे नया अरेंज करना पड़ सकता है। समझ में आ गया? क्रैंक शाफ्ट सारी चीजों को आपको बदलना पड़ सकता है। सोचो ये कॉस्ट कितना आएगा। लेकिन यही आप बराबर मेंटेनेंस करते रहे और खुदा ना खास्ता कभी गाड़ी शट डाउन हो गया, तो कुछ एक कारणों से ही होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे कारणों से हो जाएगा, और बहुत सारे कारण इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उन सारी चीजों को खराब होने से पहले ही क्या कर दिया है, मेंटेन कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया। तो अगर कोई चीजें शट डाउन हो रहा है, कोई चीजें अगर शट डाउन हो रहा है, तो उस पे कितना कॉस्ट आएगा ये उसके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट आप बहुत बढ़िया लगा के रखे हो तो शट डाउन कॉस्ट जो होता है हमेशा कम आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना पीएचई में। समझ में आ गया? कुछ नहीं, ये सिर्फ सोचने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, ये नहीं रटने वाला सब्जेक्ट, पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, खाली सोचने वाला सब्जेक्ट है। कुछ एक आध टर्म है, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, समझ में आ गया। अब फॉल्ट हो गया तब क्या हो गया, ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं वो आगे जा जाके हम पढ़ेंगे। ये मेंटेनेंस को मैं, आप जो सब बाइक चलाते हैं उसके ओवरव्यू से सारी चीजों को मैं आपको समझा दिया। अब इसमें ये तो हो गया बाइक की बातें, ये तो हो गया बाइक की बातें। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं पावर प्लांट लेता हूं, ठीक है, पावर प्लांट लेता हूं, अगर मैं पावर प्लांट लेता हूं, सपोज कंसीडर करो मैं यहां पर क्या करता हूं, पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट में क्या रहता है बाबू, बॉयलर रहेगा, बॉयलर रहने के बाद क्या रहता है यहां पे, टरबाइन रहेगा। बॉयलर रहेगा, बॉयलर के बाद क्या रहता है यहां पे, टरबाइन रहेगा। ठीक है, टरबाइन रहेगा, टरबाइन के बाद क्या रहता है यहां पे, कंडेंसर लगा रहेगा। कंडेंसर के बाद यहां पर क्या रहता है, पंप। ठीक है, कंडेंसर के बाद क्या लगा रहता है यहां पर, पंप, और ये जाता है कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये टरबाइन, ये वर्क डन देगा। इसके बाद ये कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करेगा। बॉयलर क्या करता है, हीट को ऐड करता है। और पंप क्या करता है, डब्ल्यूपी पंप क्या करता है, पंप। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, 1 से 2 गया, 2 से 3 आया, और 3 से कहां चले गया, 4 चले गया। ठीक है, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से कहां चले गया, 4 आ गया। तो इसको आपको ध्यान सुनना, यही है। बॉयलर में अगर प्रॉपर इसमें जो स्कैल्पिंग जमा होता है उसको ठीक नहीं किए, समझ में आ गया। ये बॉयलर दो टाइप के होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। तो दोनों टाइप के बॉयलर का अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो एक समय बाद बॉयलर क्या हो जाएगा, स्टीम बनाने में इसको प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। टरबाइन का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जाए तो टरबाइन जो होता है क्या हो सकता है, अनबैलेंसिंग हो सकता है। इसका इसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया तो क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन में कमी आ जाएगा। समझ में आ गया? जो हीट रिजेक्ट करता है ना, कमी आ जाएगा इसमें। इससे क्या हो जाता है, टरबाइन की इफिशियंसी कम हो जाएगा।
पंप में अगर हम वर्क नहीं किए, स्कैल्पिंग सब डस्ट जमा हो गया, इसका प्रॉपर से सफाई नहीं किए, मेंटेनेंस नहीं किए, तो पंप क्या करेगा, इतना फोर्सफुली क्या करेगा, बॉयलर पे वाटर को इंटेक नहीं करा पाएगा। बात समझ में आया क्या? इतना बताने का मतलब ये है कि पावर प्लांट में इसीलिए देखना एक जो होता है ना रूटीन मेंटेनेंस होता है, क्योंकि अगर एक बार ये पावर प्लांट का शट डाउन हो गया तो बहुत लंबा समय लगता है फॉल्ट को डिफाइन करने के लिए कि कहां पर क्या हुआ है, कहां पर क्या हुआ है। ठीक है, तो ये है मेन मुद्दा मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस मतलब आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि चीजों को पूरा शटडाउन होने से पहले क्या करना, धीरे धीरे रिपेयर करना। जैसे घर का बराबर पोताई करते हैं, अब एक ही बार एकदम पूरा कंडम होने के बाद करोगे तो कितना खर्चा आएगा। तो प्रॉपर इसीलिए बोलते हैं हर चीजों को मेंटेनेंस करना चाहिए, बॉडी को भी मेंटेनेंस करना चाहिए। हर वो चीजें जो उसका यूज हो रहा है उसको मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। समझ में आ गया क्या? मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए ये है मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में ये कुछ एक आध ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हो सके तो इसको नोट्स को लिखते चले जाइए। ठीक है, इस नोट्स को लिखते चले जाइए, ये ऐप में डाल दूंगा मैं पीपीटी। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रैपिडली रिस्टोर द इक्विपमेंट। रिस्टोर द इक्विपमेंट मतलब समझ में आ गया, मतलब पहले जैसे बना देना। टू इट्स द ऑपरेशन रेडीनेस स्टेट यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, इंप्रूव द मेंटेनेंस ऑपरेशन, रिड्यूस द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। ये सबको याद रखना, कुछ भी दे सकता है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये आपके सामने, समझ में आ गया क्या? देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब क्या होता है, मतलब चीजें इतना ज्यादा मत खराब हो जाए, उसको पहले ही क्या कर दो, हमको मेंटेन कर देना है। चीजों को इतना ज्यादा खराब होते तक नहीं देखना है, उसको पहले ही क्या कर देना है, मेंटेन कर देना है। ठीक है, रिड्यूस द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखो बार बार आप मेंटेन कर रहे हो तो क्या होता है, एक समय के बाद आपको मेंटेनेंस जो होता है बहुत लंबे समय तक करना, मतलब करना नहीं पड़ेगा। आप सही समय में अगर उसको मेंटेन कर रहे हो ना तो मशीन क्या होता है, बहुत अच्छा उसका लाइफ जो होता है क्या रिलायबल हो जाता है। ये है। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑपरेशन क्या रहता है, थोड़ा सा इंप्रोवाइज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इसके ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक, अल्टीमेटली यहां से क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस का कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो जो ब्रेक डाउन होगा, जो ब्रेक डाउन होगा उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ेगा तो ब्रेक डाउन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको हम एक जस्ट रीड करते हैं, कुछ भी क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक रीड करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटेनेंस क्या करता है, मेंटेनेंस इज द सेट ऑफ द एक्टिविटीज डेवलप टू इंश्योर द प्रॉपर रनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड द सिस्टम। ये डायरेक्ट एक ठोक बोल देगा, बोलेगा कि एक्टिविटी डेवलप टू इंश्योर द प्रॉपर रनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड द सिस्टम इज कॉल्ड मेंटेनेंस, फॉल्ट डिटेक्टेड, फॉल्ट डिटेक्टेड, उसके बाद शट डाउन, कुछ भी ऑप्शन दे देगा 2 3 4, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। System ensuring that the technical intervention and the taken at the right opportunities with the right scope and in accordance with the technical practice and the legal requirement in order to avoid losses or reduction efficiency, and should any this occur ensure that there are the return of good operating condition at the earliest possible delay and the optimizing overall cost। इसको ध्यान रखना। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं। ये जो एक लाइन है ना, यहां से कई क्वेश्चन बनेंगे। ये जो एक लाइन लिखा गया है इससे कई क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान सुनना बाबू। मेंटेनेंस क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है ओवरऑल कॉस्ट को। ये एक चीज हमको समझ में आ गया। इसके बाद आपको यहां से एक चीज समझना है, ये क्या है, ये एक्टिविटी डेवलप
to ensure the proper running of equipment and the system। ठीक है, इसको याद रखना। ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉसेस ऑफ द और रिडक्शन ऑफ इफिशियंसी एंड, ये क्या करता है, इफिशियंसी में कमी होने नहीं देता। मतलब प्रॉपर अगर हम मेंटेन करते, जैसे बाइक का ही हम प्रॉपर मेंटेन करते रहेंगे तो क्या रहेगा, एक समय के बाद अच्छा वो क्या करेगा, उसकी इफिशियंसी बने रहेगी ना, बस वही है। मेंटेनेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द क्वालिटी अश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर द क्वालिटी अश्योरेंस, समझ में आ गया। तो कॉस्ट भी लिया रहेगा, जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें कॉस्ट भी दिया रहेगा, कॉस्ट दिया रहेगा, मेंटेनेंस दिया, आप क्या लगाओगे, कॉस्ट को मारोगे। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जब एमसीक्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। विच इज द अनदर यूज फॉर द सक्सेसफुली कॉम्पिटेटिव एज, inconsistencies in the equipment load, reliability in the product characteristic and result in the defective part that fails to the stabilize the specification beyond the preventing breakdown. It is necessary to keep the equipment operating with the specified process that will be the produce the high level of the quality। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब फेल होने से पहले, ठीक है, हमको इफेक्टिव मैनर में जब हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जो है ना, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वेट अ मिनट, ठीक। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, टू ऑप्टिमाइज द रिलेबिलिटी एंड द इक्विपमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। मेंटेनेंस किसी का भी हो सकता है। टू इंश्योर द इक्विपमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑलवेज इन द गुड कंडीशन। भैया मेंटेनेंस होगा तो क्या हो जाएगा, गुड कंडीशन में रहेगा। टू कैरी आउट द प्रॉम्प्ट द एनर्जी रिपेयर ऑफ द equipment and the infrastructure so that's the best possible available of the production। Now the third one, to enhance through the modification extension of the new low cost item that productivity of existing equipment of the production capacity। Now to ensure the operation of the equipment for the production and the distribution of energy and fluids। next question, to improve the operation safety, इसको भी याद करना है, to improve the operational safety। third one, to train personnel in the specific maintenance skill। now the third one, to advise on the acquisition, installation and the operation of machinery to contribute to finish the product quality, to ensure the environmental protection, minimizing the loss of productive time because of the equipment failure। ये सबको याद रखना है। मिनिमाइजिंग द रिपेयर टाइम एंड द रिपेयर कॉस्ट, ये ही क्वेश्चन आया था, ये देख लो भैया। रिपेयर टाइम एंड रिपेयर कॉस्ट क्या रहता है, कम हो जाएगा मेंटेनेंस अगर बराबर रहेगा तो। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी यहां से ये जो लिखा हूं ना मैं, यहां से बीच से उठ के आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहां से यहां तक कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है। मिनिमाइजिंग द लॉस ड्यू टू द प्रोडक्शन स्टॉपेज, efficient use in the maintenance personnel and the equipment,
prolonging the life of the capital asset by the minimizing the rate of wear and the tear, to maximize the efficiency and the economy in the production through the optimizing use of the facility, to minimize the accident through the regular inspection and the repair of the safety। याद रखना जब मेंटेनेंस होते रहता है तब ये एक्सीडेंटल जो रहता है ना इसको कम कर देता है, क्योंकि भैया बार बार आप रिपेयर कर रहे हो। एक्सीडेंट मतलब कहीं का भी, इससे नहीं गाड़ी का ही एक्सीडेंट, प्लांट का भी मेंटेनेंस होता है ना, तो प्लांट के में भी एक्सीडेंटल को कम कर देता है। इसीलिए जो भी बुरी चीजें होगी, याद रखना जब मेंटेनेंस का क्वेश्चन आएगा तो जो भी बुरी चीजें होगी वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जो अच्छी चीजें होगी वो क्या हो जाता है, वो जो बुरी चीजें होगी रिड्यूस हो जाएगी, जो अच्छी चीजें होगी तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट जो होता है कम हो जाएगा, ठीक है, वर्कर का एक्सीडेंट जो होता है कम, निगेटिव चीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना प्रॉपर मेंटेनेंस से, ठीक है। उसके बाद टू मिनिमाइज द टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट which include the cost of repair, cost of the preventive maintenance and the inventory carrying cost due to the space part inventory, to improve the quality of the product and the improve the productivity। सब चीजें मतलब जो अच्छी चीजें हैं क्या हो जाती है, वो अप हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। मिनिमाइजिंग द लॉस ड्यू टू द प्रोडक्शन स्टॉपेजेस, ठीक है, लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफिशियंट यूज ऑफ मेंटेनेंस पर्सनल एंड द इक्विपमेंट्स, देन नो प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ द कैपिटल असेट बाय मिनिमाइजिंग द रेट ऑफ वियर एंड टीयर, ठीक है। जो जो रेट ऑफ वियर एंड टीयर है ना, मतलब जिसको क्या बोल सकते हैं, अगर हिंदी में बोलूं तो जो घर्षण वर्षण जो हो जाता है ना, जो मूविंग पार्ट होता है, अगर इसमें बार बार मेंटेनेंस हो जाए तो वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट मैं लेकर आया हूं ये बुक से खोज खोज कर लिखा गया है, इसको ध्यान रखना। ये कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आया है तो आया है, कई बार आया है। इसमें आपको खाली ये जान रहना है जो गुड थिंग्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, और जो बैड थिंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। गुड, GOOD गुड, बैड थिंग होते हैं क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर इतना दिमाग में है तो मेंटेनेंस का क्वेश्चन आप इजीली लगा लोगे। बात समझ में आया क्या, ध्यान रखना। अगर चीजें कहीं पे भी मेंटेनेंस हो रही है, अगर कहीं पर भी मेंटेनेंस हो रहा है, मतलब आपको समझ जाना है कि वहां पर चीजें जो होता है क्या हो रहा है, इफेक्टिव मैनर में हो रही है, ठीक है। एक चीज है उसको ध्यान रखिएगा। अब भैया मेंटेनेंस तो कर रहे हो तो मेंटेनेंस इंजीनियर भी तो रखोगे, ऐसा थोड़ी है कि खुद ही कर डालोगे, क्योंकि खुद के पास तो इतना नॉलेज नहीं है कि हर चीजों को आप क्या करो एक परफेक्ट मैनर में एक सही तरीके से सब तरफ देख पाओ। इसीलिए मेंटेनेंस इंजीनियर होता है। तो जो ये मेंटेनेंस इंजीनियर होता है इसका काम क्या होता है, डिजाइन मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज प्रोसीजर एंड द मेथड। समझ आएगा, मेंटेनेंस का डिजाइन करेगा भैया, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे हम, ठीक है, कौन से प्रोसीजर फॉलो करेंगे और कौन से क्या है मेथड फॉलो करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर मेंटेनेंस हम कर पाएंगे। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई भी बड़े बड़े जो इक्विपमेंट होते हैं उसके क्या होते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ carry out routine maintenance work and the respond to the equipment faults, ठीक है, कैरी आउट रूटीन मेंटेनेंस वर्क एंड रिस्पॉन्ड टू इक्विपमेंट फॉल्ट। देखिए क्या होता है जब मशीनें बहुत लंबे अंतराल में चलेगी तो क्या होता है, एक तो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उसके फेलुअर जो होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, फेलुअर होते हैं, तो उसको क्या करता है इंजीनियर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब रूटीन मेंटेनेंस आएगा तो उन सारी चीजों को क्या करेगा, वो जो फॉल्ट्स हैं उसको क्या करता है, वो चेंज करता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है रूटीन मेंटेनेंस में, ओके। नाउ डायग्नोसिस ब्रेकडाउन प्रॉब्लम, ओके, डायग्नोसिस ब्रेकडाउन प्रॉब्लम।
जो चीजों को मैं समझा रहा हूं ना उसको बस अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। जो चीजों को मैं समझा रहा हूं ना उसको बस अच्छे से समझना है। जैसे डायग्नोसिस ब्रेकडाउन प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो ये जो ब्रेकडाउन के कारण जो प्रॉब्लम आया है, समझ में आ रहा, उसको क्या करते हैं इसमें मेंटेनेंस इंजीनियर क्या करेगा। देखो ये क्या होता है ना कि किस किस कारण से ब्रेकडाउन होता है कोई मशीन्स या फिर कोई प्लांट, उसको पहले रेक्टिफाई करेगा क्या आपका मेंटेनेंस इंजीनियर। उसके बाद जो मेंटेनेंस इंजीनियर ये सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करेगा, देन क्या होगा, आपको डायग्नोसिस करके आप जब रूटीन मेंटेनेंस में रहोगे तो उस सारी चीज़ों को क्या करता है उसमें वो ध्यान रखता है, ठीक है। नाउ फिट न्यू पार्ट एंड मेक श्योर इक्विपमेंट इज वर्किंग करेक्टली। ये जो हो है ना, ये जो फॉल्ट इक्विपमेंट है ना उसके जगह क्या करेगा, नया फॉल्ट लगाएगा, नया चीज़ें लगाएगा। ये सब देखो ये जब क्वेश्चंस आएंगे ना मेंटेनेंस इंजीनियर का, तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मेंटेनेंस इंजीनियर जो होता है कि बस एक चीज़ याद रखना, अगर मेंटेनेंस इंजीनियर के हाथ में जो परचेस डिपार्टमेंट रहता है, परचेस मतलब कौन सा इक्विपमेंट मतलब कितने कॉस्ट का, उसको वो ये बोलेगा कि इसके जगह जैसे आपके बाइक का क्लच का फेल्योर हो गया, वो बोलेगा कि यहाँ पे क्लच का जरूरत है, लेकिन आप कौन से क्वालिटी का क्लच लगाओगे, किस टाइप का क्लच लगाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट, कस्टमर एंड द अदर इंजीनियरिंग एंड द प्रोडक्शन, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अरेंज, उसके बाद क्या है यहाँ पे, लेस क्लाइंट डिपार्टमेंट, ये हो गया, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। अरेंज द स्पेशलिस्ट प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फिक्सिंग फिटिंग ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। जब भी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं ना तो हमारे पास क्या स्पेशलिस्ट होना चाहिए, किसी से भी हमको नहीं करवा देना है चीजों को, ये आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल मेंटेनेंस टूल स्टोर्स एंड द इक्विपमेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। देन मॉनिटर एंड कंट्रोल द मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। परचेस कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट अलग अलग होता है, इसको ध्यान रखना। वो मेंटेनेंस का कॉस्ट देखेगा, परचेस आप क्या क्या सामान परचेस करके ला रहे हो उस पर उसका रोल नहीं रहता, इसीलिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दिया था परचेस कॉस्ट, ठीक है। तो इतने सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अरेंज द स्पेशलिस्ट प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फिक्सचर फिटिंग, ये इसको याद रखना स्पेशलिस्ट को। कंट्रोल द मेंटेनेंस टूल स्टोर एंड द इक्विपमेंट, ठीक है। ये मेंटेनेंस टूल स्टोर, देखो अगर कुछ भी चीज का मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट रहता है ना तो कुछ चीजें आपके पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए, ये नहीं कि देखो अब खराब हो गई है चीजें, बंद हो गया जैसे कोई चीज, ठीक है, बंद हो गया, उस किसी किसी इक्विपमेंट के कारण अगर कोई मशीन्स बंद हो गई तो आपको उसको बहुत जल्दी क्या करना है, आपके पास वो बैकअप में होना चाहिए कि अब जैसी मशीन बंद हुई उसको आप लगा दिए। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इंतजार किए, अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो मशीन कितने टाइम तक बंद हुई, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना कम हो जाएगा, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। इसीलिए
ये टूल्स स्टोर्स एंड द इक्विपमेंट क्या होता है, प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, कहाँ पर क्या यूज होगा उसके लिए, समझ में आ गया। तो जो ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे चीजें होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द मेंटेनेंस कॉस्ट, ये करते रहना चाहिए। डील्स विद द इमरजेंसी अनप्लान्ड प्रॉब्लम एंड रिपेयर, इसके लिए भी हमको तैयार होना चाहिए, ये भी एक क्या है, इंजीनियर का काम है। इम्प्रूव द हेल्थ एंड द सेफ्टी पॉलिसीज, अगर बार बार ये इसको भी क्या करता है, ये सब भी क्या है, मेंटेनेंस इंजीनियर देखता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली कवर द मशीनरी एंड द इक्विपमेंट इन कॉस्ट ऑफ द विथड्रॉन्स, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये बेसिक चीजें जो मैं आपको बताया, रोल ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियर, तो इसको आपको इतने सारी चीजों को रीड करना है, 2 बार रीड करना है, आपके दिमाग में रहना चाहिए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव मेंटेनेंस, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन सा है, मेंटेनेंस पॉलिसी, मटेरियल कंट्रोल, वर्क ऑर्डर सिस्टम, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, प्रिवेंटिव एंड द करेक्टिव मेंटेनेंस, प्लानिंग एंड द शेड्यूलिंग, बैकलॉग कंट्रोल्ड एंड द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसको आपको ध्यान रहना चाहिए। समझ में आ गया। इसमें क्या करेगा, 3 ठोक देगा, एक गलत दे देगा, उसके साथ में कूटनीति करेगा, भाई 1 सही कि 2 सही, 2 सही कि 3 सही, 3 सही कि 4 सही, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या है करेगा, आपको यहां पर डील करवाएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये हो गया परफॉर्मेंस मेजरमेंट, है ना, ये सारी चीजें। नाउ द नेक्स्ट वन, मेंटेनेंस की पॉलिसी, कुछ पॉलिसीज हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेंटेनेंस की कुछ पॉलिसी है, इसको हम देखते हैं कि मेंटेनेंस पॉलिसी इज one of the most important element of the effective maintenance management. It is the essential for the continuously of the operation and the clear understanding of the maintenance management program regardless of the size of the maintenance organization, usually maintenance, ये सब policies हैं, उसकी policies है, मतलब the maintenance policy is one of the most important element of the effective maintenance management. It is essential for the continuously of the operation and a clear understanding of the maintenance management program. समझ में आ गया क्या, कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीनरी या कोई भी प्लांट वो अगर चल रहा है तो उस पर मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द मेंटेनेंस। और देखो ये इसका मतलब नहीं है कि आपका साइज बहुत, मतलब आपका प्लांट का साइज बड़ा है छोटा है, इससे मेंटेन नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी बाइक ले लिए या बहुत छोटी बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, नहीं मैटर करता। आपको चाहे कोई भी हो मशीनरी है तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। मैनुअल कंटेनिंग आइटम्स सच एज द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स, responsibilities and the authorities for all level of the supervision, reporting instrument use the method of the technique and the performance measurement, lacking such documents so that the policy manual and the policy must be developed the containing all essential policy information। ठीक है, इसको बस एक बार रीड करना है, यहां से क्वेश्चंस नहीं आया, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस नहीं आया, इसको खाली आपको क्या करना है, एक बार रीड करना है। मटेरियल कंट्रोल, ठीक है, इसमें कुछ कुछ डेटा बताऊंगा, उसको याद रखना। पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट ऑन द एवरेज मटेरियल कॉस्ट अकाउंट फॉर द अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ द टोटल डायरेक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, टोटल डायरेक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट। इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ द पर्सनल डिपेंडेंट लार्जली और द इफेक्टिवनेस ऑफ द मटेरियल, इसको आपको ध्यान रखना है। मटेरियल प्रॉब्लम कैन बी लीड टू फॉल्स स्टार्ट, एक्सेस ट्रैवल टाइम, डिले, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, मटेरियल कंट्रोल, ठीक है, बस यहाँ तक देखिए उसको। वो थोड़ा सा रिगार्डिंग वेदर टू कीप द स्पेयर ऑफ द स्टोरेज इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द मटेरियल कंट्रोल, इसको आपको ध्यान रखना। स्पेयर इन स्टोरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। देखो कोई भी, देखो अब ये क्यों बोला है कि अगर हमारे पास 2 स्पेयर्स हैं, मतलब जो कोई मशीन के कुछ इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, वो सारी चीजों को हम स्टोर करके रखें, तो उसका तो मतलब जो कैरिंग कॉस्ट लगेगा ना, वो जो होता है एक इंपॉर्टेंट, जो होता है क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द मटेरियल
कंट्रोल। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारी चीज़ें जो होता है आपको क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, वर्क वर्क ऑर्डर सिस्टम। वर्क ऑर्डर सिस्टम क्या बोलता है? ए वर्क ऑर्डर ऑथराइज्ड एंड द डायरेक्ट एंड द इंडिविजुअल और ए ग्रुप टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। A well-defined work order system should cover all the maintenance job requested and the accomplished, whether the respective one time the work order system is usually for the management in controlling cost। सर ये थ्योरी है सर, समझ में आ गया, थ्योरी है। अब थ्योरी इसलिए मेरे को पढ़ना पड़ रहा है इतने सारे, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी उठा उठा के दे देगा, तो आपको इंग्लिश के वर्ड समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। फॉर द मैनेजमेंट इज द कंट्रोलिंग कॉस्ट इवेलुएटिंग जॉब परफॉर्मेंस, इसको आपको ध्यान रखना है। जो जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं उसको ध्यान रखना है। ये वर्क ऑर्डर सिस्टम, ए वर्क ऑर्डर शुड बी कंटेन द इंफॉर्मेशन सच एज द रिक्वेस्टेड एंड द प्लान्ड कंप्लीशन डेट डिस्क्राइब। देखो वर्क ऑर्डर कहने का मतलब क्या है पता है? जैसे आप मेंटेनेंस कर दिया, अब अपने पास एक प्लान होना चाहिए सर कि इतने से इतने दिन तक हमको क्या करना है, इसको एक कंप्लीट करना है, ये इक्विपमेंट चाहिए हमको, इतने दिन इस इक्विपमेंट को ये वर्कर लगाएगा, इस इक्विपमेंट को ये वर्कर लगाएगा, इससे हमारा। अब एक ही वर्कर सब इक्विपमेंट को तो नहीं लगा सकता, ठीक है, अलग अलग इक्विपमेंट को अलग अलग वर्कर के एक्सपर्टाइज होता है उसका, तो उसको अपने एक्सपर्टीज के अनुसार क्या करता है वो वर्कर, क्या करता है वहां पे सामान को या मशीन को क्या करता है, यूज करता है, और वहां पर वो जो फॉल्ट पोजीशन है, मतलब जो डैमेज है वहां पर क्या करता है उसको लगाता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्क ऑर्डर का कहने का मतलब यही है कि जो मेंटेनेंस है ना उसको पूरा कंप्लीट करना, उसी को वर्क ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होते हैं अफेक्ट, उसके बाद प्लांट स्टार्ट, लेबर, मटेरियल कॉस्ट, आइटम टू बी अफेक्टेड, वर्क कैटेगरी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयर एंड द अप्रोप्रिएट अप्रूवल सिग्नेचर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इक्विपमेंट रिकॉर्ड, इसको करने का जरूरत नहीं है हमको। इक्विपमेंट रिकॉर्ड क्या करता है, प्ले क्रिटिकल रोल इन द इफेक्टिवनेस एंड द इफिशियंसी ऑफ द मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। यूजली, इसको ध्यान रखना, usually equipment record are the grouped under 4 classification: maintenance work performance, maintenance cost, inventory and files। इसको याद रखो बस। इसको एक बार रीड करते हैं। मतलब इक्विपमेंट रिकॉर्ड का मतलब समझते हो कि ये इसके मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म, जब मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म किया गया तो इक्विपमेंट तो कुछ लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ होगा, इन्वेंट्री कहने का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया उसका जो एक लॉट साइज होगा, मतलब आपने इतने प्रोडक्ट बनाए होंगे, उसके बाद आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उसका इन्वेंट्री होगा। ठीक है, और जो फाइल्स हैं, ठीक है, जो लिखा पढ़ी जो अब किए होगे वही क्या होता है, इक्विपमेंट रिकॉर्ड बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो इसके अंदर ये 4 चीजें आती है, इसको आपको ध्यान रखना है। मेंटेनेंस वर्क परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट, इन्वेंट्री एंड द फाइल्स। ठीक है, इसको याद रखना। मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म कैटेगरी कंटेंट द क्रोनोलॉजिकल ऑफ ऑल द documentation for all the repair and the preventive maintenance, performance, service life, date, the maintenance cost category content the profiles and the accumulations। ठीक है, तो इसको अपने को जरूरत नहीं है, बस इसको इतना ही चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, अवेलेबिलिटी। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अवेलेबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द probability that the system is the successful at time। availability means the system uptime plus system downtime। समझ में आ गया? ये अवेलेबिलिटी कहने का मतलब क्या हो गया पता है? जैसे आपका सिस्टम फेल हो गया तो अब कितने टाइम में अवेलेबल होगा, तो ये है। तो अब यहाँ पे कुछ भी आपको डेटा दे सकता है, टाइम इज ये मिनट में दे सकता है, ये डेज में दे सकता है, ठीक है, या सेकंड में दे सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? अब सिस्टम अप टाइम
और डाउन टाइम को ये क्या कर देगा पता है, टोटल टाइम बोल देगा, टोटल टाइम बोल देगा। ठीक है, तो आपको जब ये डेटा दिया रहेगा, ये रहेगा तो इसको पूछेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो इसको पूछेगा, ये दिया है, ये दिया है तो इसको पूछेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको अवेलेबिलिटी सोच के आप मैथमेटिक्स का मत समझ लेना। या फिर ये अगर कंपटीशन को टफ करना है तो ये सोचता है MTBF लिखा होगा, इसमें क्या लिखा होगा MTBF, इसमें भी क्या लिखा होगा MTBF, इसमें भी क्या लिखा रहेगा MTBF, और इसमें भी क्या लिखा रहेगा आपका MTBF। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना, इसमें भी MTBF लिखा रहेगा, इसमें भी MTBF लिखा रहेगा, इसमें भी क्या रखा रहेगा MTBF। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, इसको ध्यान रखेंगे। ये कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले इसके टाइप्स को ध्यान रख लो, इसको सही से पढ़ लो। ये कोई भी टाइप आएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन मॉनिटरिंग मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान सुनना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होगा, मेरिट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एलिमेंट ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रोग्राम एस्टेब्लिश्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, प्रिवेंटिव करेक्टिव के आगे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे किस किस टाइप के मेंटेनेंस में क्या क्या हम करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में प्रिवेंट करते होंगे, इसी से समझ में आता है। करेक्टिव मेंटेनेंस में कुछ देखो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में किसी चीजों को बचा के रखना पड़ता है, समझ में आ गया। हो सकता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें फेलवर हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फेलवर हो जाएगा, समझ में आ गया। किसी को बेस चाहिए रहता है मशीन को रनिंग आउट करने के लिए, तो वो सब प्रिवेंटिव मतलब रख रखाव का मेंटेनेंस। ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब इक्विपमेंट फेल हो गया तो उसको करेक्ट करना। कंडीशन मॉनिटरिंग मतलब बार बार मॉनिटरिंग करते रहना कि भाई ये सही चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, समझ में आ गया, ये भी एक मेंटेनेंस है कि भाई हम तो सामान इतने सारे चीजों को कर दिया, अब उसका मेंटेनेंस टोटल प्रोडक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपको देखना है। कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो देखो, कंप्यूटराइज्ड मतलब ये कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट मतलब ये इसमें कुछ मेथोडोलॉजी, कुछ इंप्लीमेंटेशन करेंगे मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एक बार इसका CMMS का स्टैंड्स फॉर, तो इसको याद रखना, कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम ये है। ठीक है, अब देखो, रिपेयर मेथड फॉर द बेसिक मशीन एलिमेंट एंड एनालिसिस, ये भी है। ठीक है, रिपेयर, देखो सॉरी, ये मेंटेनेंस है, इतने सारे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये मेंटेनेंस नहीं, ये रिपेयर है, रिपेयर, रिपेयर मेथड फॉर द बेसिक मशीन। अब देखो, आपको रिपेयर करने का चीज आएगा, रिपेयर आ सकता है, रिपेयर मेंटेनेंस का ही पार्ट है। अगर हमको किसी चीज को रिपेयर करना है तो क्या कौन कौन से हैं, लुब्रिकेशन करना है, देखो, मेंटेनेंस शेड्यूल, रिपेयर मेथड फॉर द मशीन बेड, स्लाइड्स, वेव, स्पिंडल्स, गियर, लेड, स्क्रू एंड द बीरिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड्स ऑफ द लुब्रिकेशन। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, रिपेयर मेथड फॉर द मशीन बेड्स, मशीन बेड्स का मतलब समझ में आता है, सोफा नहीं होता। मशीन बेड मतलब आप देखोगे कि एक फाउंडेशन होता है। ठीक है, अब वो फाउंडेशन कंक्रीट का भी हो सकता है और वो फाउंडेशन क्या होता है, कास्ट आयरन का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, फाउंडेशन के ऊपर कास्ट आयरन का फाउंडेशन, देखो कंक्रीट के फाउंडेशन के ऊपर कास्ट आयरन का फाउंडेशन, कास्ट आयरन के फाउंडेशन के ऊपर आपका मशीन। अब हैवी मशीन, हैवी इक्विपमेंट चल रहा है तो क्रैक आएगा ही, अनबैलेंसिंग के कारण या बहुत लंबे समय चलने के कारण। तब उसको कैसे करते हैं, देखो इसका यही लिखा है, मोस्ट ऑफ द मशीन टूल बेड आर मेड ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखना। ठीक है,
machine tool bed are made of the gray cast iron is to be ability to absorb या damped vibration that may arise during the function of machine tool हो गया। इसमें देखेंगे कि द मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम दैट ऑकर इन मशीन बेड में बी क्रैक्स, ये होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। द मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम दैट ऑकर इन द मशीन बेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैक्स। क्रैक्स कैन बी रिपेयर्ड बाय, किसके किसके द्वारा हो सकता है, रिवेटिंग, क्लैंपिंग, वेल्डिंग। रिवेटिंग, क्लैंपिंग के द्वारा होगा और वेल्डिंग के द्वारा होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। worn out surface can be finished by the scraping, grinding और machining। scraping, grinding और machining। cracks can be repaired by, किसके कारण होता है, क्रैक्स को किससे रिपेयर कर सकते हो, रिवेटिंग के द्वारा, ग्राइंडिंग के द्वारा, ग्राइंडिंग कर दे दो यहाँ पे, और मशीनिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऊपर के लेयर को हटाएंगे तो क्रैक्स क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्रैक्स को रिमूव नहीं करोगे तो क्या करेगा, यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन लगेगा, टोटल लोड यहीं पर लगेगा, तो और एक समय के बाद क्या कर सकता है, इसको पूरा ब्रेक कर सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्रैक्स को वेल्डिंग के द्वारा भी रिपेयर किया जाता है, इसको ध्यान रखना। क्रैक्स कैन बी रिपेयर बाय वेल्डिंग, क्रैक्स को किसके द्वारा रिपेयर किया जाता है, वेल्डिंग के द्वारा भी रिपेयर किया जाता है क्रैक्स को। तो इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आया गया क्या, ये ठीक है। ये देखिए, वर्क आउट सरफेस रिपेयर बाय ग्राइंडिंग, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राइंडिंग से भी रिपेयर करते हैं। देख लीजिए, उबड़ खाबड़ सरफेस, इसको हम लोग क्या कर दिए, ग्राइंडिंग से रिपेयर कर दिए, ठीक है। तो ये सारे रिपेयर्स हैं। उसके बाद देखिए, रिपेयर मेथड फॉर द गियर। ये देखिए, गियर ऐसे था, गियर ये है ना, देख लो कैसे रिपेयर हो गया, ये होता है रिपेयरिंग। समझ में आ गया। अब इसमें क्या किया होगा, इसमें क्या किया होगा, इसमें वेल्डिंग किया होगा। समझ में आ गया। टीथ को वेल्डिंग करके क्या किया जाएगा, फिनिशिंग कर दिया होगा, ठीक है। तो ये है, टीथ को क्या कर दिया होगा, वेल्डिंग करके ऐसे फिनिशिंग कर दिया होगा। तो ये आपको ये दिख रहा है। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द लुब्रिकेशन, ये भी क्या है, मेंटेनेंस लुब्रिकेशन। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज बताना, सो ध्यान रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, लुब्रिकेशन जो होता है ना आईसी इंजन में भी होता है, लुब्रिकेशन जो होता है ना आईसी इंजन में भी होता है। और अगर मैं बात करूं लुब्रिकेशन की, तो इसको ध्यान रखना कि मिस्ट लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का यूज क्यों करते हैं, लुब्रिकेशन क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा और टेम्परेचर को डाउन करेगा, बस। इसलिए जब ग्राइंडिंग करते हैं ना, तो देखो वाटर का यूज करते हैं, बहुत सारे जगह में लुब्रिकेशन का वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। टाइल्स वाले को देखना, वाटर डालते रहेगा वहां पे, टेम्परेचर क्या करता है, रिड्यूस करता है। मिस्ट लुब्रिकेशन का जो यूज होता है, ये 2 स्ट्रोक इंजन में होता है। किसमें होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में यूज होता है ओनली। क्या चीज, मिस्ट लुब्रिकेशन। एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि मिस्ट लुब्रिकेशन कहने का मतलब है, पेट्रोल के साथ ही क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज किया जाता है। पेट्रोल के साथ ही क्या किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज किया जाता है, पेट्रोल के साथ ही, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, पेट्रोल के साथ ही क्या किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज किया जाता है पेट्रोल के साथ ही। तो ये इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे तो लुब्रिकेशन हो गया, पेट्रोल लुब्रिकेशन यहाँ पर हम लोग देख लिए। बाकी बहुत सारे लुब्रिकेशन होते हैं, बट ये क्या है, ये एक स्पेशल केस था, इसलिए मैंने इसको आपको बताया, ठीक है। देखिए, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन इज ए प्रोसेस विच एम टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन 2 मूविंग पीसेस। ड्रीप और ऑयल फीड लुब्रिकेशन, स्प्लेश और ऑयल फीड लुब्रिकेशन, फोर्स्ड और ऑयल लुब्रिकेशन, और उसके बाद आता है ग्रीस लुब्रिकेशन। मिनरल बेस्ड ऑयल आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। ये सब क्या है,
अब देखो ड्रीप ऑयल लुब्रिकेशन कहने का मतलब क्या है, ड्रीप के फॉर्म में ऑयल क्या करेगा, टीप 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 करके क्या करेगा, गिरते जाएगा। ड्रीप फीड ऑयलर आर द सिंगल पॉइंट लुब्रिकेशन एंड आर माउंटेन डायरेक्टली ऑन द लुब्रिकेशन पॉइंट, ठीक है। ड्रीप फीड ऑयलर dispense oil by the gravity from transparent reservoir through needle valve. Next one, the needle valve is joined with the torqued pin by which the operator can on off the flow manual. The flow of the oil through the drip feed oiler is controlled by the adjacent the needle valve and can be utilized by the इनबिल्ट साइट ग्लास। इतना याद नहीं करना है आपको, इसको ड्रिप फीड लुब्रिकेशन को बस याद करना है। इसमें क्या होता है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, लुब्रिकेटिंग के लिए ऑयल जो होता है ऑटोमेटिक ग्रेविटी फॉर्म क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑयल। बस इसमें ये इसको ही याद रखना है। स्प्लैश लुब्रिकेशन कहने का मतलब, स्प्लैश मतलब क्या होता है, छलकना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब पिस्टन नीचे, देखिए इसमें ध्यान सुनना, इसमें डायग्राम क्या होता है, देखो ये पिस्टन नीचे आया, यही है स्कूप, ये स्कूप क्या करता है, ऑयल को छिटकाएगा, लुब्रिकेट कर, छिटकाएगा लुब्रिकेट, फिर इधर आएगा फिर, और ये क्या होता है, ये ऊपर नीचे पिस्टन क्या होता है, करते रहता है ऊपर नीचे। समझ में आ गया, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट पिस्टन ऊपर नीचे करते रहेगा, और ये क्या करता है, स्प्लैश करेगा फिर ऊपर जाएगा, स्प्लैश करेगा फिर ऊपर जाएगा, स्प्लैश करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो एन इंजन दैट यूज फॉर द स्प्लैश लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड द नाइदर ऑयल पंप नॉर ऑयल फिल्टर। याद रखना, स्प्लैश लुब्रिकेशन ये आईसी इंजन का भी पार्ट है। इसे एंटीक्यूट सिस्टम वेयर द स्कूप ऑन द बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग डीप इनटू द ऑयल सम्प। मैं बोला ना, ये क्या करेगा, डीप करेगा ऑयल सम्प में, यहां पे डीप करेगा, एंड स्प्लेस द लुब्रिकेंट अपवर्ड टुवर्ड द सिलेंडर, अपवर्ड टुवर्ड द सिलेंडर, क्रिएटिंग एंड द ऑयल मिस्ट विच सेटल इनटू द ड्रॉपलेट्स, सेटल इनटू द ड्रॉपलेट्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हम स्प्लैश ऑयल फीड लुब्रिकेशन तक आज देखे। नेक्स्ट क्लास में इसमें और देखेंगे। देखिए इसमें थ्योरी पोर्शन है बाबू, इसको ध्यान रखना, फुल थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ोगे। देखो आपको चीजें मैं समझा दूंगा, यहाँ पर थ्योरी इतना सारा लिखने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है कि आप जो है ना उसको पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ोगे, क्वेश्चन वहीं से उठ उठ के आएगा। समझ में आ गया, और जो कंटेंट दे रहे हैं उसको देखो, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों ने बहुत सारा चीज सीखा होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।